हेलो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अमाइंस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो टर्म टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा एन डाइमेथाइल बेंजीन अमाइन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आउट ऑफ CH3 होल थ्राइस N एंड CH3 होल ट्वाइस NH विच वन इज मोर बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर अमाइंस की स्टेबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसको दो कोड से आप याद रख सकते हैं। एक है 213 और एक है 231। 213 का मतलब क्या है? अगर एल्काइल ग्रुप जो है वो CH3 है, जैसा कि इन एल्काइंस जो अमाइंस हैं उनमें है। और अगर 231 कब होगा? जब C2H5 एल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि ये CH3 की जगह अगर C2H5 अगर होगा तो वहाँ पे ये कोड आप याद रखें। इस कोड का मतलब क्या है? अगर मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमीन की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री जो अमाइंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होती हैं, उसके बाद 1 डिग्री अमाइंस, और सबसे लेस बेसिक होती हैं 3 डिग्री अमाइंस। अगर इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमीन हैं तो वहाँ 2 डिग्री अमाइन ही सबसे ज़्यादा बेसिक होती हैं, उसके बाद 3 डिग्री अमाइन, और सबसे कम बेसिक होता है 1 डिग्री अमाइन। और दोनों ही केस में जो अमोनिया होती है वो सबसे कम बेसिक होती है, तो लास्ट में आप NH3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही में NH3 होगा, लेकिन कोड जो है वो याद रखें। यहाँ पे मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमीन है तो ये 2 डिग्री अमाइंस है और ये 3 डिग्री अमाइन है। तो हम जानते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा बेसिक होता है, तो दोनों ही केस में वैसे तो 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होती है। और ये केस है मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमीन का, यानी कि 213 वाला कोड आप याद रखें। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक सेकेंडरी या 2 डिग्री अमाइन है, ये एक टर्सरी अमाइन है। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन टर्सरी अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। सो CH3 होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन देन CH3 होल थ्राइस N। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9N which gives foul smell of isocyanide when treated with chloroform and ethanolic NaOH। इथेनोलिक NaOH की प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म के साथ में एक अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड फॉर्म होती है कार्बेल अमाइन रिएक्शन में। और कार्बेल अमाइन रिएक्शंस जो होती हैं वो 1 डिग्री अमाइन देती हैं। इसीलिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये फॉर्मूला एक 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन का होगा। और इस फॉर्मूला का C3H9N ये फॉर्मूला जो है इस 1 डिग्री अमाइन अगर हम इसका बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH2। ये एक 1 डिग्री अमाइन हो गई, प्रोपेन 1 अमाइन हुई। तो ये ही इसका आंसर होगा जो कि एक फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड प्रोवाइड करेगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है राइट एन आइसोमर ऑफ C3H9N विच डज नॉट रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट। फॉर्मूला सेम है C3H9N, लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि हाइजेनबर्ग रिएजेंट से जो रिएक्शन नहीं करेगा। तो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कौन नहीं करता है? 3 डिग्री अमाइन या टर्सरी अमाइंस रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इस फॉर्मूला का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा CH3N CH3 CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि टर्सरी अमाइन है, क्योंकि टर्सरी अमाइंस जो होती हैं वो हाइजेनबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करती हैं। अब हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? C6H5SO2Cl, इसको ही हम क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमें 3 कंपाउंड दे रखे हैं। ये एक 1 डिग्री अमाइन है, ये एक एल्कोहल है, और ये हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है। इनमें बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इन तीनों में देखें तो 3 डिग्री अमाइन का होगा, उसके बाद में 1 डिग्री अमाइन, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का। क्यों होगा? इसका रीज़न क्या है? इसका पहले तो ऑर्डर की बात कर लें तो ऑर्डर तो ये होगा। क्यों होगा? इस एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की कम होती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, और उसके बाद नाइट्रोजन की। ये टॉप 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। अब ऑक्सीजन के साथ में तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री अमाइंस में भी होती है, लेकिन कम होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है।
जबकि 3 डिग्री अमाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। साथ साथ में यहाँ पे 3 डिग्री अमाइंस जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया है, यानी कि राउंड स्ट्रक्चर हो गया है, सरफेस एरिया कम हो गया है, इसीलिए सरफेस एरिया कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ इन गैस फेज। गैस फेज में अगर हम अमाइंस की बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट हैं वो ही लगेंगे। बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आई माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे C2H5 यानी कि इथाइल है और इथाइल का प्लस आई इफेक्ट होगा। जहाँ ज़्यादा इथाइल ग्रुप होंगे वहाँ प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो सबसे हाईएस्ट जो होगा वो यहाँ पे होगी, इसकी बेस स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद में सबसे हाईएस्ट जो होगी वो इसकी होगी, उसके बाद में इसकी, और सबसे कम 1 डिग्री अमाइंस की होगी। तो इसका हम आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 डिग्री अमाइंस जो हैं वो सबसे मोर बेसिक होंगी, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये गैसेस फेज में है। लेकिन एक्वस स्टेट में किस तरह से चेंज होता है वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी का यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे लेस जो होगा सॉल्युबल वो 3 डिग्री अमाइंस होंगी, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन और उसके बाद में 1 डिग्री अमाइन। क्यों होंगी? ये सिर्फ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे बात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो सकती है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं और नाइट्रोजन के बीच में जब आएंगे तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ये मोर सॉल्युबल होंगे वाटर में। जबकि टर्सरी अमाइन जो होते हैं उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, और इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे कम होती है। इसी पार्ट, इसका सेकंड कोई पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर के यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। बेसिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे लेस बेसिक होगा C6H5NH2, उसके बाद C2H5NH2 और सबसे ज़्यादा बेसिक होगा CS3 होल थ्राइस N। इस ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम इसको गैसेस स्टेट मानेंगे। और यहाँ अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ये इस तरह से है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये लेस अवेलेबल रहेगा, लेस डोनेटिंग रहेगा, इसीलिए सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। उसके बाद में यहाँ 2 बच रहे हैं, C2H5 और एक CS3 होल थ्राइस C। अब नाइट्रोजन के पास में यहाँ 3 CS3 हैं जिनका प्लस आई ज़्यादा होगा, और प्लस आई ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है वो क्या होगा? मोर डोनेटिंग होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो टर्सरी अमाइन CS3 होल थ्राइस N की होगी, उसके बाद इथाइल अमाइन, और सबसे कम जो होगी वो बेंजीन अमाइन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। पीकेबी वैल्यूज का मतलब है कि जिसकी पीकेबी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और एक तरह से हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हम क्या निकाल रहे हैं? बेस स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा पीकेबी वैल्यूज का इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा C6H5NH2। अभी ये मैंने बताया है, इसमें जो होगी ये सबसे कम बेसिक होगा। कम बेसिक होने का रीज़न जो है वो क्या होगा? यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर है वो यहाँ पे किस में पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से लेस डोनेटिंग होगा। इसके बाद C6H5NH, यहाँ पे अगर हम बात करें ये है, यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH3NH और एक हाइड्रोजन जो है वो इससे, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन जो होगा वो लेस क्या होगा? यहाँ पे अवेलेबल तो लेस रहेगा, लेकिन CS3 का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इसका बेस स्ट्रेंथ इसके कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद अगर इसकी बात करें C6H5CS2NH, अगर इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मोर डोनेटिंग होगा। रीज़न क्या है? यहाँ पे CS2 के बीच में आने की वजह से यहाँ पे ये इस रिंग के साथ में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और ज़्यादा ये क्या होगा? डोनेटिंग होगा, इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। और जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका पीकेवी वैल्यू सबसे कम होगा, इसीलिए इसका पीकेवी वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद इसका पीकेवी वैल्यू और इसका पीकेवी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है उसकी पीकेवी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक,
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी का अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 1 डिग्री अमाइंस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाती हैं, इसीलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी 1 डिग्री अमाइंस की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली 2 डिग्री अमाइंस। और जो एरोमेटिक अमाइंस जो होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्यों ऐसा होगा, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो जितने भी अमाइंस हैं वो अमोनिया से डेराइव हो गए हैं। अमोनिया के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन में एक जो है वो CH3 से डिस्प्लेस हो गया है, दूसरा जो है वो CH2 CH3 इस तरह से होगा, और तीसरा भी यहाँ पे क्या होगा, एक इथाइल ग्रुप ही होगा, CH2 और CH3 होगा। अब यहाँ पे 2 ग्रुप जो हैं वो तो सब्स्टिट्यूटेड मान लिए जाएंगे, ये और ये। एक है इथाइल एन इथाइल और एक एन मिथाइल, और ये जो है इसको हम लिखेंगे इथेन अमाइन। ठीक, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये CH3NH और यहाँ पे CH, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। तो यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी ये वाली। इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में अगर हम यहाँ पे लिखें 2 3, ये इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी। नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है मिथाइल ग्रुप से, तो इसका नेम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। 2 नंबर के पे अमाइन है तो 2 अमाइन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जो हैं वो मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं, और यहाँ पे ये इथेन है, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे C6H5N2Cl यहाँ पे एक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन H3PO2 प्लस H2O से कराई है। तो यहाँ पे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा बेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस H3PO3 प्लस HCl। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2 रिएक्शन दिए हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा RCONH2। जब अमाइड की रिएक्शन Br2 प्लस NaOH से करवाते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनती है। साइड प्रोडक्ट Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O बनता है। इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेकंड रिएक्शन है कार्बिलमाइन रिएक्शन। कार्बिलमाइन रिएक्शन की बात हमने पहले भी की थी। इसमें 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जब हम CH3 प्लस KOH या NaOH एल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ में जब करवाते हैं तो इससे आइसोसाइनाइड फॉर्म होते हैं, साइड में KCl प्लस H2O फॉर्म होते हैं। ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी गई है। ये क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, इनमें से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस टेक्स प्लेस मोर रेडियली देन बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो एरोमेटिक अमीन्स में ज़्यादा होती है बेंजीन के कंपैरेटिवली। तो इसका रीज़न है NH2 ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमाइंस स्ट्रांगली एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग थ्रू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन of the nitrogen atom over the aromatic ring. Due to strong activating effect of NH2 group, aromatic amines undergo electrophilic substitution reaction readily than benzene. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है CH3CONH2 is weaker base than CH3CH2NH2। इसका रीज़न है due to resonance the lone pair of electron on nitrogen atom CH3CONH2 is delocalized over the keto group। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट जो लॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के साथ में, मतलब सिंगल, यहाँ पे लॉन पेयर सिंगल डबल यहाँ पे इस तरह से डिलोकलाइज हो सकता है और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इन द CH3CONH2 डिक्रीजेज। ऑन द अदर हैंड इन द C2H5NH2 प्लस ड्यू टू प्लस आई effect of the ethyl group the electron density of nitrogen atom increases। consequently जो amide होती हैं CH3CONH2 is a weaker base than the 1 degree amines। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस, आइडेंटिफाई ए एंड बी। यहाँ पे ये एनिलीन है और इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से की गई है और A बनता है, फिर इसकी H2O और इन द एसिडिक मीडियम करवाया तो B बनती है। तो इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करें तो ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पे एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये कंडीशन जो है NaNO2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 273 to 270 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
टेम्परेचर के ऊपर जब रिएक्शन करवाते हैं इस रिएजेंट के साथ में तो एक डाइजेटाइजेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। डाइएजोनियम सॉल्ट इस तरह से बनेगा, तो ए जो है वो एक डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और यहाँ जब हम इसकी रिएक्शन वाटर से इन एसिडिक मीडियम करवाते हैं तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट से एक एल्कोहल बनता है जो कि फिनॉल बनता है। तो फाइनली बी जो है वो एक फिनॉल बन जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वाई। इसका रीज़न क्या है? एनिलीन जो होती है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है। उसका रीज़न है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। AlCl3 एक लुईस बेस भी है। AlCl3 लुईस बेस होने की वजह से जब इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? एनिलीन से करवाते हैं, तो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ना होके यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन होती है और एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। इसीलिए एनिलीन जो होती हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं शो करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको इस तरह के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।